कि आप लोगों ने प्रत्याशियों को एक मंच उपलब्ध कराया है कि वो अपनी बात कह सकें। सम्मानित शिक्षक और शिक्षिका साथियों, मैं आपसे प्रांतीय अधिवेशन में प्रांतीय संयुक्त मंत्री पद के लिए वोट मांग रहा हूँ, समर्थन मांग रहा हूँ, सहयोग मांग रहा हूँ। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुझे आपका वोट, समर्थन और सहयोग क्यों चाहिए। साथियों, हमारी शिक्षा अभी एक संकट के दौर से गुजर रही है। क्योंकि पूरी शिक्षा व्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है, इसलिए हमारी हमारी जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो भी संकट में हैं, हमारी नौकरियां संकट में हैं, हमारी नौकरी से मिलने वाले हमें जो लाभ मिलते हैं वो सब संकट में हैं। हमारे विद्यालयों के छात्र संकट में हैं और हमारे विद्यालय संकट में हैं। यह संकट चौतरफा है। अगर हम आज इसको बचाने के लिए नहीं एकत्र होते हैं, तो हो सकता है अगला अधिवेशन हम जो है नौकरी बचाने के लिए कर रहे हों, या वही मुद्दा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा बन जाए, या फिर स्कूल बचाने का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बन जाए। हमें आने वाली समस्याओं को पहले भांपना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आने वाली समस्या क्या हो सकती है, उस पर काम करना पड़ेगा। और ये समस्याएँ अपने आप नहीं आती हैं, रातों-रात नहीं आती हैं। हमारी जो नीतियाँ होती हैं, जो नीतियाँ हम पर लागू होती हैं, जो कानून हम पे लागू होते हैं, उनके जो दुष्प्रभाव होते हैं, उनके कारण ये समस्याएँ पैदा होती हैं। साथियों, मैं छोटा-सा एक उदाहरण देना चाहूँगा। हमारी जो प्रधानाचार्य परीक्षा भर्ती का जो मामला है, वो क्लस्टर स्कूल योजना से सीधे-सीधे जुड़ा हुआ है। हम लोग जानते हैं कि हमारे आधे विद्यालय, लगभग 600 के आसपास इंटर कॉलेज क्लस्टर स्कूल बनने वाले हैं, और लगभग इतने ही पदों को जो है परीक्षा के नाम पर, परीक्षा से पदोन्नति के नाम पर फ्रीज़ कर दिया गया है। यानी हमारे प्रधानाचार्य के पद और क्लस्टर स्कूल्स, ये दोनों की जो है कंपैटिबिलिटी बना दी गई है। अगर हम इस पे क्लस्टर स्कूल योजना पर अगर हम काम नहीं करेंगे, इस पर नहीं सोचेंगे, तो आने वाले समय में ये मान के चलिए कि हमारे जो प्रधानाचार्य के पद हैं वो 600 ही रह जाएँगे, हमारी पदोन्नति के रास्ते रास्ते बंद हो जाएँगे। और ये क्लस्टर स्कूल योजना जो एनईपी 2020 से निकली है, इस पर हमको देखना चाहिए। दूसरा, जो टीईटी की बाध्यता की बात है, साथियों, मैं इस पर भी बात करना चाहूँगा। 2009 में आरटी कानून लागू होता है, उसमें एक प्रावधान लिखा जाता है कि 6 से 8 तक के 1 से 8 तक के बच्चों के लिए योग्य शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, शिक्षक योग्य नियुक्त होंगे। एनईपी में कहा जाता है योग्यता, वहाँ पे आरटी में योग्यता का कोई मानक वहाँ पे तय नहीं किया गया है। लेकिन बाद में ये बताया जाता है कि टीईटी की परीक्षा पास होगी, और एनईपी 2020 कहती है कि माध्यमिक तक के शिक्षकों को टीईटी पास करना अनिवार्य किया जाएगा। पहले तो हमें ये लगता था कि ये सिर्फ नई भर्ती होने वाली भर्ती के लिए लागू होगा, लेकिन आज स्थिति ये है कि जो इन सर्विस टीचर हैं, उन पर भी लागू कर दिया गया है। रोज हर साल 50 घंटे की ट्रेनिंग, पेडागोजी की ट्रेनिंग, चाइल्ड साइकोलॉजी की ट्रेनिंग होने के बावजूद उन ट्रेनिंगों को एक तरीके से असफल घोषित किया जा रहा है। अगर परीक्षा से ही योग्यता आनी है, तो फिर आप ट्रेनिंग क्यों करवाते हैं? ये मेरा विभाग से सवाल है सीधे-सीधे। तो साथियों, हमें इन सब चीज़ों पर सोचना पड़ेगा। ये सारा जो सारा दुष्प्रभाव का कुचक्र बन चुका है, ये शिक्षा के निजीकरण की ओर ले जाता है हमको। हमें शिक्षा के निजीकरण को फोकस करना पड़ेगा, उसको एड्रेस करना पड़ेगा। उसी के क्रम में हमको शिक्षा नीतियाँ एड्रेस करनी पड़ेंगी। हमें क्लस्टर स्कूल योजना एड्रेस करनी पड़ेगी। हमें हमारे स्कूलों को जो बजट दिया जा रहा है, उस बजट को एड्रेस करना पड़ेगा। और शिक्षकों की जो समस्याएं, शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है ताकि शिक्षक स्कूल में पढ़ाने लायक न रह जाए। हमसे लगातार कहा जाता है, अचानक से कभी बीच में कभी कोई चीज आ जाती है, हम क्लासरूम पढ़ा रहे होते हैं तो फिर दूसरे काम पे शिफ्ट होना पड़ता है। और कुछ भी हो जाए, शहर में कुछ भी हो जाए, थोड़ी बारिश ज़्यादा होती है, स्कूल बंद हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे ये बारिश पहली बार हो रही है, ऐसा नहीं है मामला। लेकिन सीधा असर जो है स्कूलों पे होता है। हमारे स्कूलों में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि गर्मी में हमारे स्कूल में पढ़ाने लायक स्थिति हो। अत्यधिक ठंड हो जाती है तो हमारे स्कूल में, हमारे जो क्लासरूम्स हैं, उनमें ना हीटर की व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार भी इस बात को जानती है, सीधे छुट्टी की घोषणा कर देती है, लेकिन कभी ये प्रयास नहीं किया गया कि ऐसी परिस्थिति में हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो हमें स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बात करनी पड़ेगी, हमें शिक्षा नीतियों पर भी बात करनी पड़ेगी। हम पेड़ के पत्तों में पानी डाल के पेड़ को हरा-भरा नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ़ अपने ही मुद्दों तक सीमित रह के नहीं कर सकते हैं। हमारे अपने मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं, हमें उसको हम अपने मुद्दों के लिए हम लड़ेंगे, लेकिन हमारे मुद्दे जिन मुद्दों पर टिके हुए हैं, जिन विषयों पर, जिन जड़ों से उगे हुए हैं, हमें उन जड़ों को भी खाद-पानी देना पड़ेगा, तभी हम अपना संघर्ष आगे बढ़ा पाएँगे। नहीं तो हमारा वही हश्र होगा, जो हमारे पिछले 2-4 साल से होता आ रहा है। हम एक हड़ताल करेंगे, उस हड़ताल को डायवर्ट कर दिया जाएगा, और फिर हम जो है एक मांग को पूरा करके दूसरी पे लड़ जाएँगे, फिर दूसरी, तीसरी शिफ्ट हो जाएँगे। ये सब चलता आएगा। हमें जड़ पर, हमें पेड़ पर, हमें समग्र पेड़ पर विचार करना चाहिए। मैं इसी अपील के साथ मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि आप ये एक हमने मेरा एक पर्चा है, मेरे विचारों का पर्चा है उत्तराखंड शिक्षक प्रतिनिधि के नाम से। इसमें मैंने विद्यालय और शिक्षक और छात्रों से संबंधित जितने भी संभव हमारे जो अनुभव हैं पिछले 20-25 साल में,
आप इस पर्चे को सर्कुलेट कीजिए। वोट देना न देना शिक्षक का अधिकार है, उसका अपना विवेकाधिकार है, लेकिन इस पर्चे को आप सभी साथियों को पढ़वाइए। ये मेरा विज़न है, हम इस पे काम करेंगे। इसके लिए साथ ही मैं हमारे जो संयोजक मंडल के शिक्षक साथी हैं, जोशी जी, मैथाणी जी और बहुगुणा जी और गुरुजी, मैं गुरुजी का नाम भूल रहा हूँ, थोड़ा-सा गलती हो गई मुझसे। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, पूरे संयोजक मंडल का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। मुझे सुनिए साथियों के आज के इस